हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर माय क्लासरूम चैनल। माई सेल्फ आशीष वाजपेयी और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेशनल साइंस ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के केमिस्ट्री पोर्शन को। केमिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस करने के पहले आइए बात कर लेते हैं कुछ ज़रूरी गाइडलाइंस के बारे में। जैसा कि गाइडलाइन में सबसे पहले दिया गया है कि आप लोगों को पेपर स्टार्ट करने से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने के पहले 10 मिनट केवल अपनी ज़रूरी इंफॉर्मेशन ओएमआर शीट को फिल करने के लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और उन 10 मिनट्स में आपको क्या करना है, ओएमआर शीट में प्रॉपरली अपना नाम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर एंड मोबाइल नंबर क्लियरली मेंशन करना है। ठीक है, तो जो अपना पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये 3 पार्ट्स अपने पास में क्या क्या हैं, ये 3 पार्ट्स अपने पास में है। लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के 35 क्वेश्चन रहेंगे और अचीवर सेक्शंस में 5 क्वेश्चंस प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पर जो अचीवर सेक्शन होगा उसमें 3 नंबर का 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। सेकेंड जो अपने पास में गाइडलाइन है कि ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अचीवर सेक्शन को छोड़ करके बाकी सारी क्वेश्चंस 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन रहेगा। और एक साथ उसके बाद हम लोगों को ये बात भी डिस्कस करनी है, देयर इज ओनली 1 करेक्ट आंसर, चूज ओनली 1 ऑप्शन फॉर योर आंसर। आपको एक क्वेश्चन के लिए ओएमआर शीट पर केवल एक ही आंसर चूज करना है। अगर आप एक से ज़्यादा आंसर चूज करते हैं तो उस क्वेश्चन को आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, और ये ओएमआर शीट पर जो सर्किल होगा वो भी आपको प्रॉपरली फिल करना रहेगा। तो आइए बात कर लेते हैं 2021-22 प्रीवियस ईयर एनएसओ के क्वेश्चन पेपर पे केमिस्ट्री पोर्शन के अंदर जो अपना पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है हम लोगों को क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट मांगा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, इन इलेक्ट्रोलिसिस द अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर ध्यान से पढ़ने वाला पॉइंट ये है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या गिवन है, the object to be electroplated, the object to be electroplated is taken as anode electrode। and third क्या है अपने पास में, when electric current is passed through copper sulfate solution, copper gets deposited to the electrode connected to the negative terminal of the battery। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है कि सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। तो इलेक्ट्रोलिसिस पर्टिकुलर वो प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज एट द इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो जब जो भी केमिकल चेंज आएगा इलेक्ट्रोलाइट वो पर्टिकुलर सोल्यूशन होते हैं जिनमें से होकर करके इलेक्ट्रिसिटी पास करी जा सकती है। ठीक है, जो पर्टिकुलर सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, फ्लो होने देते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बोलते हैं। इसी में दिया गया है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि अपना पहला पॉइंट था, जो पहला स्टेटमेंट था, वो इसको जानने के बाद हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, द अमाउंट डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड is directly proportional to the quantity of electricity utilized by the cell। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अंदर जो यहाँ पर जो भी ये सिस्टम है इसको हम लोग सेल बोल देते हैं। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में एक कैथोड और एक एनोड के थ्रू अगर जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो उस सेल में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वो यूटिलाइज करेगा उस इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उस इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, अमाउंट डिपॉजिटेड। लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस दैट यूजेस इलेक्ट्रिक करंट टू रिड्यूस, यहाँ पर ये मेन वर्ड है जिसको हमें ध्यान में रखना है, टू रिड्यूस डिसॉल्व मेटल कैटायन सो दैट दे फॉर्म ए थिन कोहेरेंट मेटल कोटिंग ऑन इलेक्ट्रोड। तो फ्रेंड्स जो अपने पास में क्वेश्चन था,
इसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है, इन इलेक्ट्रोलिसिस द अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड या डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड वो क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उस चार्ज के या उस इलेक्ट्रिसिटी के जो हम लोगों ने पास कराई है उस इलेक्ट्रोलाइट में, और उसमें से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी उस सेल ने यूटिलाइज करी है उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जबकि यहाँ पर क्या दिया गया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज टेकन एज एनोड इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर एनोड इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग एक बात देख लेते हैं। आगे एक फिगर है अपने पास में, इस फिगर के दौरान हम देखते हैं कि ये एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया गया है, CuSO4 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जो कॉपर की प्लेट है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोगों ने अटैच करी हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी कि जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनोड। और जो प्लेट या सब्सटेंस जो भी मेटल इलेक्ट्रोड बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोड। यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो क्लियरली शायद विजिबल ना हो, इसलिए हम इसको एक ओवरलाइन कर देते हैं इस पर। तो ये एक स्पून है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है। तो वो स्पून हमें बेसिकली कहाँ पर लेना है, जो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को अटैच करेंगे वो होता है क्या, कैथोड। तो जो पॉइंट हमें याद रखना है कि कैथोड वो होगा जहां पर रिडक्शन होगा, जहां पर क्या होगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन कोई आयन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो जो सोल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में होगा, एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में। तो ये किस तरीके से ब्रेक होगा, Cu डबल प्लस प्लस SO4 डबल माइनस। ठीक है, तो जितना भी ये Cu डबल प्लस है ये दो इलेक्ट्रॉन ले करके कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट होगा। और ये कहां पर हो रहा है, रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होगा, जबकि एनोड पर हमेशा क्या होने वाला रहता है, एनोड पर होगा क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब जो ये एनोड है, मतलब अपने पास में जो कॉपर प्लेट है यहां पर से प्योर जो कॉपर है वो कॉपर डबल प्लस के फॉर्म में सोल्यूशन के अंदर आएगा। ठीक है, और ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का रिलीज करना मतलब ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन को गेन करना मतलब क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर जो अपना लास्ट पॉइंट था, व्हेन इलेक्ट्रिक सॉरी, ये जो पहला पॉइंट दे रहा था एनोड इलेक्ट्रोड, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि कैथोड पर जो है रिडक्शन होगा। लास्ट है अपना स्टेटमेंट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जो कि अभी हमने एग्जांपल में देखा, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो गिवन ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन ए में फर्स्ट एंड सेकंड को करेक्ट बोला गया है, ऑप्शन बी में सेकंड एंड थर्ड को करेक्ट बोला गया है, ऑप्शन सी में थर्ड ओनली करेक्ट बोला गया है, और ऑप्शन डी में फर्स्ट एंड थर्ड को करेक्ट बोला गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे थे कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग थे, ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंड हेंस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास में, इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड जेड आर द डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम, द कलर्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक फ्लेम देख रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम लोगों को क्या चीज याद रखनी है कि जहां पर कहीं पर भी कंप्लीट कंबस्शन होगा, अगर कंप्लीट कंबस्शन होगा तो कंप्लीट कंबस्शन वहां पर होगा जहां पर ऑक्सीजन जो है सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है। एक्सेस अमाउंट में या एटलीस्ट सफिशिएंट अमाउंट में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो वहां पर कंप्लीट कंबस्शन होता है। कंप्लीट कंबस्शन हमें ब्लू फ्लेम देता है। कौन सी फ्लेम देगा, ब्लू फ्लेम। कंप्लीट कंबस्शन में एनर्जी ज्यादा मिलेगी, ठीक है ना। इनकम्प्लीट कंबस्शन जो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा या डिफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, इनकम्प्लीट कंबस्शन।
इनकम्प्लीट कंबशन में हमें येलो फ्लेम मिलेगी, येलो सूटी फ्लेम मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो अनबर्न्ड पार्टिकल ऑफ कार्बन रहेंगे, ठीक है। तो ये जो X है अपने पास में, ये क्या रहेगा, क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर है फ्लेम की, ठीक है ना, तो यहां पर इसको सबसे ज्यादा अमाउंट मिल जाएगा ऑक्सीजन का, तो X क्या रहेगा अपने पास में, ब्लू। Y रहेगा अपने पास में क्या, येलो। और जो यहाँ पर सबसे पास वाला पोर्शन है, ठीक है ना, ये पास वाले पोर्शन में जो कैंडल के सबसे नजदीक में ये जो पोर्शन पड़ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की अमाउंट जो है, ऑक्सीजन का परसेंटेज या ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम रहेगी, तो यहाँ पर होगा क्या, बहुत ही मतलब यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन है और यहाँ पर भी कंबशन नहीं होगा, इस वजह से ये क्या शो करेगा, ब्लैक कलर शो करेगा। एंड हेंस हम देखते हैं ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बेटा चलते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। X is a synthetic fiber obtained from a natural polymer cellulose. It is not silk, but science like silk. One of its uses it's shown in the पिक्चर। सो X इज, तो यहाँ पर हमें X को पहचानना है, तो जो गिवन फिगर में हमें कारपेट टाइप की एक चीज दिखाई दे रही है, ठीक है ना, और ये बताया गया है कि ये एक नेचुरल पॉलीमर से बना है जो कि सिल्क नहीं है बट सिल्क की तरीके साइन करेगा। तो गिवन ऑप्शन है अपने पास में नायलॉन। नायलॉन प्योरली सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है ना। रेयॉन, रेयॉन यहाँ पर क्या है, रेयॉन एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है। रेयॉन इज ए सेमी सिंथेटिक फाइबर। इसको हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो क्वालिटी है जो यहाँ पर शो करी गई। इट इज नॉट सिल्क बट साइंस लाइक सिल्क, इसको इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला गया है इसे, ठीक है ना। ये किससे मिलकर के बना है, सेल्यूलोज, जो कि अपने आप में क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। सेल्यूलोज को कार्बन डाइसल्फाइड और NaOH के साथ में डिसॉल्व करके हम लोग बनाते हैं क्या, फॉर्म कर सकते हैं क्या, रेयॉन। एंड हेंस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशिमा, ए क्लास 8th स्टूडेंट वांटेड टू लर्न अबाउट द वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स। नायलॉन, नायलॉन प्योर सिंथेटिक फाइबर है। निटेड वूल एंड कॉटन, जो कि नेचुरल पॉलीमर है, यहाँ में सिंथेटिक एंड नेचुरल पॉलीमर है। देन सी प्लेस्ड ईच फैब्रिक पीस इनटू ए बीकर, ये गिवन बीकर में उसने हर एक फैब्रिक पीस को रखा, इनटू ए बीकर कंटेनिंग 1 लीटर वाटर, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट आगे क्या दे रहा है कि आफ्टर 5 मिनट्स शी रिमूव्ड all the 3 pieces of water and weighed them again, which of the fabric will show least difference in weight। तो यहाँ पर जो सिंथेटिक फाइबर है वो सबसे कम वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी शो करेगा, और गिवन ऑप्शंस में जो अपने पास में नायलॉन है वही प्योर सिंथेटिक फाइबर है, इसलिए ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, मिस उषा ए साइंस टीचर परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट 1 क्या दिया हुआ है, शी हीटेड शुगर इन ए चाइना डिस्क, ए ब्लैक सब्सटेंस वाज ऑब्टेन्ड अलोंग कैरेमल फ्यूम्स। तो ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली बोला जाता है चेयरिंग ऑफ शुगर, ठीक है ना। तो चेयरिंग ऑफ शुगर बेसिकली क्या होता है, ये एक केमिकल चेंज है, ठीक है। तो केमिकल चेंज में यहाँ पर क्या हो रहा है, जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ शुगर है वो चेंज हो जाएगा और एक ब्लैक कलर का यानी प्योरली कार्बन फॉर्म में एक रेसिड्यू बचेगा, जैसा कि यहाँ बताया गया है, ए ब्लैक सब्सटेंस वाज ऑब्टेन्ड अलोंग विद कैरेमल फ्यूम्स। तो चेयरिंग ऑफ शुगर इज ए केमिकल चेंज। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, सी मिक्स्ड सैंड एंड
क्रश्ड नेफ्थलीन बॉल। तो नेफ्थलीन बॉल के लिए एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि नेफ्थलीन बॉल जो है वो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करती है। सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी मीन्स इसको हीट करने पर ये सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, विदाउट गोइंग टू द लिक्विड, ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी। तो सैंड और नेफ्थलीन बॉल में, नेफ्थलीन बॉल इज ए सब्लिमेबल सब्सटेंस बट सैंड इज नॉट ए सब्लिमेबल सब्सटेंस। इनको चाइना डिश में लिया गया है। सी कवर्ड द चाइना डिश विद ए वॉच ग्लास विद सम आइस केप्ट ऑन इट एंड हीटेड। क्रिस्टल ऑफ प्योर नेफ्थलीन वर सीन ऑन द अंडर साइड ऑफ द वॉच ग्लास, ठीक है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे किसी एक चाइना डिश में, यहां पर सैंड एंड नेफ्थलीन बॉल को रख करके जब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हीट करने पर जो सैंड है वो तो ऊपर नहीं उड़ेगी क्योंकि वो सब्लिमेबल सब्सटेंस नहीं है, बट नेफ्थलीन बॉल इज ए सब्लिमेबल सब्सटेंस। और इसके ऊपर अगर एक वॉच ग्लास रखी गई है तो ये सब नेफ्थलीन जो है वो वेपर के फॉर्म में ऊपर जाएगा और ऊपर जाने पर ये इससे टकरा करके यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने क्या रखा हुआ था, आइस क्यूब्स रखे हुए थे, तो वापस से उसका टेम्परेचर डाउन होगा और वो इस पर्टिकुलर लेयर पर जाकर के क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस हो रहा है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में, ये पूरी तरीके से क्या है, फिजिकल चेंज है। आइडेंटिफाई द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन दीज एक्सपेरिमेंट, ये अपना क्वेश्चन था। ऑप्शन ए दिया है एक्सपेरिमेंट 1 इज ए केमिकल चेंज, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बट क्रिस्टलाइजेशन ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होकर के क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है। जो फर्स्ट रिएक्शन है अपने पास में चेयरिंग ऑफ शुगर, वो क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ शुगर, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो उसका नेक्स्ट ऑप्शन बी में पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या दिया है, इस तरीके से ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया अपने पास में, ठीक है। ऑप्शन बी क्या दिया है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 फिजिकल चेंजेस। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो है वो फिजिकल चेंज बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन सी देखते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड क्रिस्टलाइजेशन फर्दर। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो कि केमिकल चेंज है उसको फिजिकल चेंज बोला गया है, तो ये भी ऑप्शन अपने पास में रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन डी है एक्सपेरिमेंट 1 केमिकल चेंज डीकम्पोजिशन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट बात कही गई है यहाँ पर। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है क्या, फिजिकल चेंज। कैसा फिजिकल चेंज है, सब्लिमेशन हो रहा है एंड क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। एंड हेंस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Rajat conducted a few experiments with his teacher to study the reactions of different metal with water. He recorded his observation in the given table, ठीक है। तो फर्स्ट उसका ऑब्जर्वेशन क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। तो हमें पता है कि सोडियम और पोटेशियम दोनों ही हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस हैं और इजीली वायलेंटली रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ में। किस तरीके से इनकी रिएक्शन परफॉर्म होगी, दैट इज Na प्लस H2O, यहाँ पर कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करेंगे ये, तो फॉर्म क्या होगा, NaOH प्लस H2, ठीक है। अगर हम इसकी बैलेंसिंग की बात देखेंगे तो 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2। सेकेंड क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम मेटल के साथ में भी हम इसकी रिएक्शन देख लेंगे, सिमिलर रिएक्शन होगी क्योंकि सोडियम की वैलेंसी अपने पास में 1 है, तो जहाँ पर इसकी स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट या इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर पीछे स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 2 लगाया गया है, तो यहाँ पर भी वही सेम काम करने वाले हैं। 2 मोल ऑफ H2O के साथ में रिएक्ट करेगा पोटेशियम, क्या फॉर्म करेगा, 2 मोल ऑफ KOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम रिएक्ट लेस वायलेंटली विद वाटर। तो ये ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं कि कैल्शियम जो है वो सोडियम और पोटेशियम के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, बट रिएक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर कैल्शियम की वैलेंसी जो है वो क्या रहेगी, 2, तो सिंगल 1 मोल ऑफ H2O से ही काम चल जाएगा। हम चाहें तो H सिंगल बॉन्ड OH भी मेंशन कर सकते हैं। 2 मोल्स ऑफ वाटर लेना रहेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस, ठीक है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, बट आयरन विल नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर, आयरन विल रिएक्ट विद द स्टीम, ठीक है। आयरन बहुत ही कम रिएक्टिव है इन सभी के कंपैरिजन में। लास्ट क्या दिया है, जिंक रिएक्ट्स ओनली विद स्टीम। सिमिलरली
आयरन भी क्या करेगा, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, और ये आयरन इस तरीके की रिएक्शन करेगा, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो इस रिएक्शन को अगर जो हम लोग बैलेंस करते हैं तो हम ये देखेंगे क्या कि यहाँ पर 3 मोल ऑफ Fe चाहिए और 4 मोल्स ऑफ H2O रहेगा, तो यहाँ पर 4 मोल्स ऑफ H2 जो है वो रिलीज होगा, ठीक है। बट ये जो H2O है ये स्टीम के फॉर्म में होना चाहिए, ये अपना मेन मोटिव है यहाँ पर, क्योंकि आयरन जो है वो लेस रिएक्टिव है और वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन इज आर इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट इनमें से कौन सी है, थर्ड, ठीक है। हेंस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, केवल थर्ड ओनली जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट ऑब्जर्वेशंस हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं आप लोग अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। क्या है, ऑब्जर्व द गिवन फ्लो चार्ट एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो सब्सटेंस दिया गया है, सबसे पहला उन्होंने हिंट दिया है इन टेस्ट, थर्ड है न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ वेस्प स्टिंग, सेकंड क्या दिया है, बिटर इन टेस्ट, और ये बिटर इन टेस्ट में किसको रखा गया है, वेस्प स्टिंग आर सेकंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि बिटर इन टेस्ट, हमको याद होगा कि एसिड जो है वो सॉर इन टेस्ट होते हैं और जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट। तो ये जो वेस्प स्टिंग है ये बेसिक या एल्केलाइन सब्सटेंस है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा क्या, थर्ड सेकंड के लिए क्या, एल्केलाइन। अब ये एल्केलाइन है यानी बेसिक सब्सटेंस है, और यहाँ पर बात करी जा रही है कि वास्प स्टिंग के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए थर्ड को लिया जा रहा है, मतलब थर्ड क्या हो जाएगा, कुछ एसिडिक सब्सटेंस होना चाहिए, ठीक है, कोई क्या होना चाहिए, एसिडिक सब्सटेंस। और ये जो फर्स्ट की बात करी जा रही है इन टेस्ट, तो फर्स्ट का मतलब एसिड के टेस्ट की बात करी जा रही है, और एसिड का टेस्ट क्या होगा, सोर, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होना चाहिए, सोर, ठीक है। सेकंड क्या होगा, एल्केलाइन, और थर्ड मतलब अपने पास में क्या होना चाहिए, थर्ड कोई ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो कि क्या हो, एसिडिक। यहाँ पर बात करी गई है बेकिंग सोडा की, तो बेकिंग सोडा होता है अपने पास में NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, उसका सोल्यूशन रहेगा बेसिक इन नेचर। कैलेमाइन, कैलेमाइन होता है अपने पास में जिंक कार्बोनेट ZnCO3, तो जिंक कार्बोनेट का भी जो नेचर रहेगा वो भी क्या रहेगा, वो भी क्या रहेगा, बेसिक रहेगा, किसी मेटल का कार्बोनेट बेसिक नेचर का रहेगा। कैलेमाइन यहाँ पर भी सेम है। विनेगर की बात करी जा रही है तो हमें याद रखना रहेगा कि विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, तो यही एक सब्सटेंस है अपने पास में जो एसिडिक नेचर का है, एंड हेंस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट केयरफुली। पहला क्या दिया है, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो पहले बात कर लेते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो मतलब की बात है कि कुछ सालों बाद, फ्यू 100 ईयर्स के बाद में वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यूटिलाइज कर लिए जाएंगे ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू। उसमें आते हैं अपने पास में पेट्रोलियम, कोल एटसेट्रा। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो बहुत ही लॉन्ग जियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से बने हैं, लाइक वाटर है, विंड है, सोलर एनर्जी है। तो ये वो एग्जॉस्टिबल वो सोर्सेज हैं जो इजीली मतलब जल्दी ख़त्म नहीं होने वाले। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है एक्स एंड वाई के, मतलब वाई के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पेट्रोलियम का हम लोगों को क्या करना रहता है, पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है ना। और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में जो एक्स लिया गया है वो क्या हो सकता है, कोल। और कोल का भी हम लोग पायरोलिसिस करते हैं, पायरोलिसिस मीनिंग इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में किसी चीज को स्ट्रांगली हीट करना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल के बारे में। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल में
जो क्रूड ऑयल है अपने पास में, पेट्रोलियम है, उसके डिफरेंट फ्रैक्शन डिफरेंट टेम्परेचर पर मिलेंगे। इसमें से देखो बेटा, जब जो सबसे चीज दी गई थी Z, जो कि Z क्या है, यूज्ड फॉर पेविंग रोड सरफेसेस, ठीक है। तो जो सबसे नीचे लेयर पर मिल रहा है क्या, बिट्यूमिन, 340 डिग्री सेल्सियस पर मिल रहा है क्या, बिट्यूमिन। ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर सब्सटेंस है जो सबसे लास्ट में हमको मिलेगा और इसको रोड की सरफेसिंग के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। और जो उसके अलावा दिया गया है पेट्रोलियम के अंदर, तो बात समझ में आ गई कि ये जो चीज होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, बिट्यूमिन, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, कोल के लिए। तो कोल को बेसिकली हम लोग जब इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो इससे 3 पार्ट में ये ब्रेक होता है। कोक, जो कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक है ना। दूसरा मिलेगा क्या, कोल तार, और नेक्स्ट मिलेगी क्या, कोल गैस, ठीक है ना। तो ये कोल तार जो है एक विस्कस, थिक विस्कस लिक्विड होगा, ब्लैक कलर का लिक्विड मिलेगा, ठीक है। इस लिक्विड में क्या रहेगा, लगभग 200 कंपाउंड, 200 डिफरेंट कंपाउंड जैसे बेंजीन, नेफ्थलीन से मिल करके बना हुआ होगा ये कोल तार। और यहाँ पर लास्ट में क्या मिल रही है अपने को, कोल गैस, ठीक है। तो अब गिवन ऑप्शन में देख लेते हैं अपने पास में क्या क्या दिया है। ये जो चीज हो गई अपने ब्लैक एंड थिक लिक्विड जो हमें चाहिए वो क्या था, कोल तार, मतलब वाई जो है वो क्या है, कोल तार। और एक्स जो है अपने पास में वो है कोल, और जेड जो है वो क्या रहेगा, बिट्यूमिन, ठीक है ना। तो सीरियल वाइज चलते हैं, तो एक्स, वाई और जेड, मतलब कोल, कोल तार एंड बिट्यूमिन। तो कोल, कोल तार एंड बिट्यूमिन, एंड हेंस देखते हैं हम लोग ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए साइंस टीचर हैज अरेंज्ड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब्स। तो जो पहला टेस्ट ट्यूब दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 10 मिलीलीटर ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस 5 मिलीलीटर एप्पल जूस, एप्पल जूस के बारे में। तो यहाँ पर याद रखना है कि एप्पल जूस का मतलब क्या होगा, उसमें मैलेइक एसिड होगा, ठीक है। बट ये है मैलेइक एसिड, एक ऑर्गेनिक एसिड है जो कि एक वीक एसिड होगा, जबकि ये क्या दे रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या है बेटा अपने पास में, वीक एसिड, और ये है स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा रहेगा, बेसिक इन नेचर रहेगा, एल्केलाइन इन नेचर रहेगा, ठीक है ना। सेकंड क्या दिया है, 10 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड, 10 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और साथ में क्या दिया गया है, 5 मिलीलीटर विंडो क्लीनर। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि विंडो क्लीनर में जो चीज रहेगी वो रहती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, कैसा है, वीक बेस, ठीक है। जबकि H2SO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या रहेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड। ये वीक बेस और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी विंडो क्लीनर में जो कंपाउंड मिल रहा है वो क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि है एक वीक बेस, और ये क्या है, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट क्या है अपने पास में, क्या, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मतलब अपने पास में क्या दिया गया है, NaOH। फर्दर ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, हम इसको SB से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग बेस, प्लस 10 मिलीलीटर सोडा वाटर। सोडा वाटर मीन्स कार्बोनेटेड वाटर की बात चल रही है। यहाँ पर क्या होगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3 विच इज फर्दर ए वीक एसिड। तो चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर के बन रहा है, तो ये जो सोल्यूशन है ये भी एल्केलाइन या बेसिक नेचर का रहेगा, ठीक है। लास्ट है 1 टीस्पून कर्ड। तो कर्ड से अपने को याद रखना है कि कर्ड में होता है क्या, लैक्टिक एसिड। क्या रहता है, लैक्टिक एसिड, प्लस 10 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर ग्रेप जूस। तो 10 मिलीलीटर ग्रेप जूस में जो रहेगा वो रहता है टार्ट्रिक एसिड।
तो दोनों ही अपने पास में एसिडिक सब्सटेंस हैं, तो ये जो पर्टिकुलर सोल्यूशन रहेगा एसिडिक इन नेचर। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने बात कर ली हर सोल्यूशन के बारे में। पहले हम लोगों ने ये जान लिया कि वो सोल्यूशन कौन से मीडियम में रहेगा, मतलब वो एल्केलाइन रहेगा या बेसिक रहेगा या फिर क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा। तो ये जो बेसिक सोल्यूशन रहेंगे इसके लिए हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 होगी। इस तरीके से हम लोगों को याद रखना चाहिए कि जो बेसिक सोल्यूशन रहेंगे उसकी पीएच वैल्यू, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है वो ग्रेटर देन 7 रहेगा। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो सोल्यूशन है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो इसका जो पीएच है वो क्या रहेगा, लेस देन 7। फर्दर इसके पीएच की बात देख लेते हैं, ये NaOH स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, मतलब ये एक बेसिक सोल्यूशन था, तो यहाँ पर क्या रहेगा, पीएच ग्रेटर देन 7। और लास्ट वाले में तो दोनों ही एसिडिक सब्सटेंस हैं, तो ये क्या रहेगा, पीएच लेस देन 7। ठीक है, अब ऑप्शन काउंट कर लेते हैं। सबसे पहला दिया है टर्मरिक सोल्यूशन टर्न्स रेड इन द टेस्ट ट्यूब 1 and 3। तो टेस्ट ट्यूब 1 एंड टेस्ट ट्यूब 3, टेस्ट ट्यूब 1 और टेस्ट ट्यूब 3 बेसिकली कैसे हैं, पीएच ग्रेटर देन 7। पीएच ग्रेटर देन 7 यानी बेसिक मीडियम। तो हमें याद रखना है कि बेसिक मीडियम में जो टर्मरिक है, टर्मरिक सोल्यूशन क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। जो एसिडिक मीडियम में येलो कलर और बेसिक मीडियम में कौन सा कलर शो करता है, एसिडिक मीडियम में येलो कलर एंड बेसिक मीडियम में वो रेड कलर शो करता है। इसको हम लोग आगे लिख देते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में चाइना रोज इंडिकेटर। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स ग्रीन इन द टेस्ट ट्यूब 2 and 4। तो बेसिकली ये अपना मेन पॉइंट है। यहाँ पर देख लेते हैं कि जो चाइना रोज इंडिकेटर है, चाइना रोज इंडिकेटर, ये पीएच लेस देन 7 में, पीएच लेस देन 7 में ये मैजेंटा कलर शो करेगा और पीएच ग्रेटर देन 7 में ये ग्रीन कलर शो करेगा। ठीक है ना, बट यहां पर क्या दिया गया है, चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स ग्रीन इन टेस्ट ट्यूब 2 and 4, जबकि टेस्ट ट्यूब 2 and 4 कैसी है, एसिडिक इन नेचर है, और एसिडिक नेचर में इसको कलर कौन सा शो करना चाहिए था, मैजेंटा। और यहाँ पर पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द गिवन एक्सपेरिमेंट, हेंस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो अपने पास में है अचीवर सेक्शन से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, स्टडी द गिवन एक्सपेरिमेंट, सेटअप एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया गया है, एक टेस्ट ट्यूब दी गई जिसमें हम लोगों ने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया और उसके अंदर मैग्नीशियम मेटल के साथ में रिएक्शन देखनी है अपने को। नेक्स्ट क्या है, फेरस सल्फेट का सोल्यूशन है, फेरस सल्फेट के सोल्यूशन के साथ में जिंक मेटल की रिएक्शन देखनी है। फिर है ZnSO4 एंड एल्यूमिनियम मेटल, और लास्ट है FeSO4 एंड कॉपर मेटल। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है, रिएक्शन विल अकर इन टेस्ट ट्यूब 1, 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 क्या है, द कलर ऑफ सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब 2 changes from green to blue. The color of solution in test tube 2 changes from blue. Statement 3 है अपने पास में, no color change will be observed in test tube 3. Statement 4 है, no reaction will occur in test tube 3 and 4. अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन फर्स्ट है फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन बी है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ओनली, ऑप्शन सी है फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली, एंड ऑप्शन डी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली। तो बेसिकली हम लोग पढ़ लेते हैं क्या कि इनमें से कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले वाले में क्या दिया गया था, जिंक सल्फेट प्लस मैग्नीशियम। ये है अपने पास में क्या, जिंक सल्फेट प्लस मैग्नीशियम गिव्स मैग्नीशियम सल्फेट प्लस जिंक। तो ये क्या है अपने पास में, कलरलेस। ठीक है, और ये कलरलेस से वापस कलरलेस में ही कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जिंक सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करने पर एक कलरलेस सॉल्यूशन मिल रहा है। सिमिलरली
मैग्नीशियम सल्फेट को भी वाटर में डिसॉल्व करने पर अपने को क्या मिल रहा है, एक कलरलेस सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, FeSO4 फेरस सल्फेट, एक ग्रीन कलर्ड सोल्यूशन रिएक्ट्स विद जिंक। यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है कि जिंक मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द जिंक। यही वजह है कि क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम जिंक को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से रिप्लेस, ठीक है। यहां पर क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, FeSO4 प्लस Zn। FeSO4 प्लस Zn में भी जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द आयरन। तो जिंक जो है आयरन को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से रिप्लेस कर देगा। बट कलर चेंजेस ध्यान से देखने वाली बात है कि फेरस सल्फेट के एक्वा सोल्यूशन का कलर कैसा है, ग्रीन कलर्ड सोल्यूशन है, जबकि जिंक सल्फेट क्या हो रहा है, कलरलेस में कन्वर्ट हो रहा है। जबकि इसके पीछे जो ऑप्शन सेकंड के लिए बात करी गई है, द कलर ऑफ सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब 2 चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अपने पास में, ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक। नेक्स्ट क्या दे रहे हैं हम लोग, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है। थर्ड क्या है अपने पास में, जिंक सल्फेट रिएक्ट विद एल्यूमिनियम मेटल। तो यहाँ पर वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए इसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी जाएगी। 3 मोल ऑफ जिंक सल्फेट रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम टू गिव एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस आयरन। ये फर्दर कलरलेस से कलरलेस में ही कन्वर्ट हो रहा है। बट ये तो तय है कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इन तीनों में केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है। चलिए अब चलते हैं लास्ट FeSO4 की तरफ। तो FeSO4 रिएक्ट्स विद कॉपर मेटल, देन नो रिएक्शन विल अकर। तो यहां तक तो रिएक्शन अकर हो रही थी। रीजन क्या था कि जो मेटेलिक फॉर्म में सब्सटेंस लिया गया था वो मोर रिएक्टिव था एज कंपेयर टू जो यहाँ पर जो भी कंपाउंड के फॉर्म में मेटल दिया गया है, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द जिंक, हेंस एल्यूमिनियम भी क्या करेगा, जिंक को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से रिप्लेस कर पाएगा। बट यहां पर आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर कैन नॉट रिप्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो यहां पर कोई भी रिएक्शन अकर नहीं होगी। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, रिएक्शन विल अकर इन टेस्ट ट्यूब 1, 2 एंड 3 ओनली, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट, द कलर ऑफ सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब 2 चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू, ये अभी हम लोग देख चुके हैं, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड क्या है, नो कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड इन टेस्ट ट्यूब 3। टेस्ट ट्यूब 3 में यहाँ पर जिंक सल्फेट और एल्यूमिनियम, लोगों ने पीछे भी देखा है, एल्यूमिनियम सल्फेट और जिंक सल्फेट दोनों ही कलरलेस हैं। एंड हेंस यहाँ पर स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि यहाँ नो कलर चेंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड इन टेस्ट ट्यूब 3। टेस्ट ट्यूब 3 में कोई भी कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। ऑप्शन 4 है, नो रिएक्शन विल अकर इन टेस्ट ट्यूब 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 में 4 के लिए तो ये बात ठीक है कि कोई भी रिएक्शन अकर नहीं हो रही है। बट थर्ड टेस्ट ट्यूब में तो रिएक्शन अकर हो रही है, जिंक सल्फेट से एल्यूमिनियम सल्फेट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ओनली ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड हेंस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स। आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अगर आपको कोई डाउट है इस पर्टिकुलर NSO के रिलेटेड, कोई भी डाउट है, तो आप लोग माई क्लासरूम के इस डिजिटल पैनल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। थैंक यू।